हैरी पॉटर और हाफ ब्लड प्रिंस। अध्याय 1। दूसरा मंत्री। आधी रात होने वाली थी। प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में अकेले बैठकर एक लंबा मेमो पढ़ रहे थे जो उन्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल वे किसी दूर देश के राष्ट्रपति के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे कि वह जाने कब फ़ोन करेगा। इस दौरान वे पिछले हफ्ते की अप्रिय घटनाओं की यादों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। यह सप्ताह बहुत लंबा, कष्टकारी और मुश्किल बीता था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में पिछले सप्ताह के अलावा किसी और चीज़ के लिए जगह ही नहीं बची थी। उन्होंने अपने सामने रखे मेमो में लिखी बातों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उस पर अपने एक राजनीतिक विरोधी का हंसता हुआ चेहरा दिखा, जिसने उसी शाम की न्यूज़ में बयान दिया था। उसने न सिर्फ पिछले सप्ताह में हुई भयंकर घटनाएं दोहराई, जैसे कि किसी को याद दिलाने की ज़रूरत थी, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि वे सारी घटनाएं सरकार की गलती की वजह से हुई थीं। उसके आरोपों के बारे में सोचकर ही प्रधानमंत्री के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं, क्योंकि ये आरोप ना तो उचित थे, न ही सच थे। आखिर उनकी सरकार उस पुल को गिरने से कैसे रोक सकती थी? कोई यह कैसे कह सकता था कि सरकार पुलों पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रही है? उस पुल को बने अभी 10 साल भी नहीं हुए थे। बहरहाल, विशेषज्ञ भी यह नहीं बता पा रहे थे कि पुल बीच में से 2 टुकड़ों में कैसे टूट गया, जिससे दर्जन भर कारें नदी में गिर गईं। कोई यह आरोप लगाने की जुर्रत कैसे कर सकता था कि पुलिस वालों की कमी के कारण 2 भयंकर सनसनीखेज हत्याएं हुई थीं? और यह सरकार पश्चिमी प्रांत में आए भयंकर तूफान का पहले से कैसे अनुमान लगा सकती थी, जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था? और क्या यह उनकी गलती थी कि उनका एक कनिष्ठ मित्र हर्बर्ट कोरली उसी सप्ताह अजीब हरकतें करने लगा था और इस वक्त घर पर पड़ा था? विरोधी ने अपनी चौड़ी मुस्कान को छिपाते हुए अंत में कहा, पूरे देश में उदासी का माहौल है। दुर्भाग्य से यह बात बिल्कुल सच थी। खुद प्रधानमंत्री को भी ऐसा ही लग रहा था। इन दिनों लोग सचमुच सामान्य से कहीं ज़्यादा दुखी नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि मौसम भी मनहूस था। जुलाई के बीच में ठंड भरा कुहासा था। यह ठीक नहीं था, यह सामान्य नहीं था। उन्होंने मेमो के दूसरे पन्ने को पलटा। जब उन्होंने देखा कि मेमो बहुत लंबा है तो हार मान ली। अपने सिर के ऊपर हाथ फैलाकर उन्होंने दुखी मन से अपने ऑफिस के चारों तरफ नज़र डाली। कमरा आकर्षक था। इसमें लंबी चौखट वाली खिड़कियों के सामने संगमरमर की सुंदर अंगीठी थी। बाहर की ठंड से बचने के लिए खिड़कियां बंद थीं। हल्की कपकपी के साथ उठकर प्रधानमंत्री ने खिड़कियों के पास जाकर उस हल्की धुंध को देखा जो कांच के पार थी। वे कमरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए, लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। वे स्तब्ध होकर काले कांच में अपना भयभीत प्रतिबिंब देखते रहे। वे उस खांसी को पहचानते थे। उन्होंने यह पहले भी सुनी थी। वे बहुत धीरे 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 मुड़कर खाली कमरे को देखने लगे। हालांकि वे ज़रा भी बहादुर महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहादुरी का नाटक करते हुए कहा, हेलो। एक पल के लिए तो उन्होंने यह असंभव उम्मीद की कि कोई जवाब नहीं मिलेगा। बहरहाल उन्हें फौरन एक आवाज़ सुनाई दी, एक सख्त निर्णायक आवाज़ जिसे सुनकर लग रहा था जैसे यह कोई लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ रही हो। जैसे कि प्रधानमंत्री जानते थे, खांसी की आवाज़ कमरे के दूर वाले कोने में लगी एक छोटी और गंदी ऑयल पेंटिंग में से आ रही थी। वहाँ पर मेंढक जैसा दिखने वाला नाटा आदमी खड़ा था, जिसने एक लंबी सफ़ेद विग पहन रखी थी। खांसी की आवाज़ उसी की थी। मगलुओं के प्रधानमंत्री के लिए संदेश, तत्काल मिलना है, फौरन जवाब दें, आपका फर्ज। पेंटिंग वाले आदमी ने प्रधानमंत्री की तरफ सवालिया निगाह डाली और प्रधानमंत्री ने कहा, सुनो, मेरे पास समय नहीं है। देखो, मैं किसी के टेलीफोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। किसी देश के राष्ट्रपति का फ़ोन आने वाला है। उसका इंतज़ाम किया जा सकता है, तस्वीर वाले आदमी ने तत्काल कहा। प्रधानमंत्री का दिल डूब गया। उन्हें इसी बात का डर था, लेकिन मैं सचमुच उनसे बातचीत करना चाहता था। नाट आदमी बोला, हम ऐसा इंतज़ाम कर देंगे कि वह राष्ट्रपति आज फ़ोन करना भूल जाएगा। वह आज के बजाय कल रात को फ़ोन करेगा। कृपया तत्काल मिस्टर फस को जवाब दें। ओ ठीक है, प्रधानमंत्री ने कमज़ोरी से कहा। ठीक है, मैं फस से मिल लेता हूँ। वे अपने डेस्क की तरफ तेज़ी से बढ़े और चलते चलते ही अपनी टाई सीधी की। वे अपनी कुर्सी पर बैठ गए और अपने चेहरे को शांत तथा सामान्य बनाने की कोशिश की। तभी संगमरमर के मेंटल पीस के नीचे एक खाली अंगीठी में हरी लपटें चमकने लगीं। उन्होंने कोशिश की कि
उनके चेहरे पर हैरानी या दहशत के भाव न आए। जब उन्हें लपटों के बीच में से एक मोटा आदमी दिखा, वह भौरे जैसी तेजी से घूम रहा था। कुछ ही पल बाद वह अपने ऑफिस के शानदार गलीचे पर उतर गया और अपने लंबे धारीदार चोगे की आस्तीनों से राख साफ करने लगा। उसके हाथ में नींबू के रंग जैसा एक हरा हैट था। आह, प्रधानमंत्री, कॉर्नेलियस फज ने कहा और हाथ आगे करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ बढ़े। आपसे दोबारा मिलना अच्छा लगा। बहरहाल प्रधानमंत्री को इस मुलाकात से कोई खास खुशी नहीं हुई थी, इसलिए वे कुछ नहीं बोले। उन्हें फज से होने वाली मुलाकातों से खुशी नहीं बल्कि दहशत होती थी। आमतौर पर इसका मतलब यह होता था कि उन्हें कोई बहुत बुरी खबर सुनने को मिलने वाली है। इसके अलावा इस वक्त फज के चेहरे पर साफ जाहिर था कि वे खासे चिंतित थे। वे अब पहले से ज़्यादा दुबले, गंजे और बूढ़े दिख रहे थे। उनका चेहरा थोड़ा सफ़ेद था और उस पर उदासी का भाव था। प्रधानमंत्री राजनेताओं में इस तरह का भाव पहले भी कई बार देख चुके थे और जानते थे कि यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। फज से पल भर के लिए हाथ मिलाने के बाद उन्होंने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर उन्होंने अपने डेस्क के सामने वाली सबसे सख्त कुर्सी की तरफ इशारा किया। फज ने बुदबुदाकर कहा, समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। फिर वे कुर्सी खींचकर बैठ गए और अपने हरे हैट को घुटने पर रख लिया। बहुत बुरा सप्ताह था, बहुत बुरा सप्ताह था। प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में पूछा, आपका सप्ताह भी बुरा गुजरा है क्या? इस बात से उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि उनके पास पहले से ही काफ़ी चिंताएं हैं तथा फज को अपनी परेशानियां बताकर उनकी चिंताएं और नहीं बढ़ानी चाहिए। हाँ, जाहिर है, फज ने कहा और थकान से भरी आंखें मलते हुए उदासी से प्रधानमंत्री की तरफ देखा। प्रधानमंत्री, मेरा सप्ताह भी आपके सप्ताह जैसा ही था। ब्रॉकडेल पुल, बोन्स और वेंस की हत्याएं, इसके अलावा पश्चिमी प्रांत की तबाही। आपका मेरा मतलब है कि इन इन घटनाओं में आपके लोग शामिल थे? फज ने प्रधानमंत्री पर थोड़ी सख्त निगाह डाली। जाहिर है, उन्होंने कहा, निश्चित रूप से अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्या हुआ है। मैं प्रधानमंत्री झिझके। इसी तरह के व्यवहार के कारण उन्हें फज से मिलना पसंद नहीं था। आखिरकार वे प्रधानमंत्री थे और उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि उनके साथ किसी नासमझ स्कूली लड़के जैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन जाहिर है कि फज से उनकी पहली मुलाकात से ही सिलसिला चला आ रहा था। जिस दिन वे प्रधानमंत्री बने उसी रात को वे फज से पहली बार मिले थे। उन्हें वह मुलाकात इतनी अच्छी तरह याद है जैसे कल ही की बात हो और वे जानते थे कि उन्हें यह घटना मरते दम तक याद रहेगी। उस दिन भी वे इसी ऑफिस में अकेले खड़े हुए थे और विजय का स्वाद ले रहे थे जो बरसों तक सपने देखने, योजना बनाने की बदौलत मिली थी। तभी उन्हें आज रात की तरह ही अपने पीछे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। तस्वीर वाले बदसूरत नाटे आदमी ने उन्हें बताया कि जादू मंत्री उनसे परिचय करना चाहते हैं। जाहिर है, उन्होंने सोचा कि लंबे चुनावी अभियान और तनाव के कारण उनका दिमाग घूम गया है। वे इस बात पर दहशत में आ गए थे कि एक तस्वीर उनसे बात कर रही है। बहरहाल, उन्हें इससे भी ज़्यादा दहशत तब हुई थी जब खुद को जादूगर कहने वाला एक आदमी अंगीठी से उछलता हुआ निकला और उनसे हाथ मिलाने लगा। वे अवाक होकर सुनते रहे जबकि फज उन्हें समझाते रहे कि दुनिया भर में जादूगर और जादूगरनियां छिप कर रह रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि उन्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जादू मंत्रालय पूरे जादूगर समुदाय की जिम्मेदारी लेता है और गैर जादूगर समुदाय को उनका पता नहीं लगने देता। उन्होंने कहा, चिंता न करें, हो सकता है आप मुझे दोबारा न देखें। मैं आपको तभी दिक्कत दूंगा जब हमारी तरफ कोई सचमुच गंभीर घटना होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसे मगलू यानी गैर जादूगर लोग प्रभावित हो सकते होंगे, वरना हम जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलेंगे। वैसे मैं यह कहना चाहूँगा कि आप इस खबर को पहले वाले प्रधानमंत्री से ज़्यादा अच्छी तरह से ले रहे हैं। उन्होंने मुझे खिड़की के बाहर फेंकने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि विरोधी दल ने मुझे यहाँ किसी छलावे के तौर पर भेजा था। आखिरकार प्रधानमंत्री की आवाज़ निकली, आप सचमुच छलावा नहीं हैं? यह उनकी आखिरी हताश भरी उम्मीद थी। नहीं, फज ने धीरे से कहा, नहीं, मैं छलावा बिल्कुल नहीं है। देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री के चाय के कप को चूहे में बदल दिया जो प्रधानमंत्री का मुंह कुतरने की कोशिश करने लगा। प्रधानमंत्री तेज सांसें लेते हुए बोले, लेकिन मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? फज अपनी छड़ी जैकेट में रखते हुए बोले, जादू मंत्री सिर्फ वर्तमान मगलू प्रधानमंत्री के सामने ही प्रकट होता है। हमें लगता है कि यह इस बात को गोपनीय रखने का सबसे अच्छा तरीका है।
प्रधानमंत्री ने पूछा, अगर ऐसा है तो पहले वाले प्रधानमंत्री ने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? इस बात पर फज सचमुच हंस दिए। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री, क्या आप कभी किसी को यह बात बताएंगे? हंसते हंसते फज ने अंगीठी में थोड़ा पाउडर फेंका, हरी दहकती लपटों में कदम रख और झोंके की आवाज के साथ गायब हो गए। प्रधानमंत्री किसी मूर्ति की तरह स्तब्ध खड़े रह गए। वे जानते थे कि वो मरते दम तक किसी को भी इस मुलाकात के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बात पर भला कौन यकीन करेगा। इस सदमे से उबरने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। कुछ समय तक तो उन्होंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि फज से हुई मुलाकात उनका वहम था। फिर 3 साल पहले जब आज की रात की तरह ही प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में अकेले थे, तब तस्वीर ने एक बार फिर फज के तत्काल आगमन की घोषणा की। फज अंगीठी से तेजी से बाहर निकले। वे बुरी तरह भीगे थे और भयंकर दहशत में थे। इससे पहले कि प्रधानमंत्री यह पूछ सकें कि वे गलीचे पर पानी क्यों गिरा रहे हैं, फज एक ऐसी जेल के बारे में बोलने लगे जिसका नाम प्रधानमंत्री ने कभी नहीं सुना था। उन्होंने सीरियस ब्लैक नाम के आदमी का नाम लिया, हॉगवर्ट्स जैसी किसी जगह का जिक्र किया और हैरी पॉटर नाम के लड़के के बारे में कुछ कहा, मगर उनकी इन बातों से प्रधानमंत्री को कुछ समझ में नहीं आया। मैं अभी अभी अज़्क़बान से आया हूँ, फज ने हाँफते हुए और अपने हैट की किनारी के बहुत सारे पानी को अपनी जेब में डालते हुए कहा। यह जेल उत्तरी समुद्र के बीच में है, बहुत बुरी जगह है। दम पिशाच बौखला गए हैं। फज कांपने लगे। आज तक वहां से कोई फरार नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री, मुझे आपके पास आना ही था, मजबूरी थी। ब्लैक पहले भी मुगलों की हत्या कर चुका है और हो सकता है कि वह तुम जानते हो कौन के साथ फिर जुड़ने की योजना बना रहा हो। लेकिन जाहिर है आप तो तुम जानते हो कौन के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। उन्होंने एक पल के लिए प्रधानमंत्री को निराशा से घूरा और कहा, अच्छा बैठ जाइए बैठ जाइए, अच्छा यही रहेगा कि मैं पहले आपको पृष्ठभूमि बता दूं। विस्की पीजिए। प्रधानमंत्री को यह थोड़ा बुरा लगा कि उनसे उन्हीं के ऑफिस में बैठने और उन्हीं की विस्की पीने को कहा जा रहा है। बहरहाल वे बैठ गए। फज ने अपनी छड़ी बाहर निकाली और हवा में शराब से भरे 2 बड़े गिलास उत्पन्न किए। उन्होंने एक गिलास प्रधानमंत्री के हाथ में दिया और कुर्सी खींचकर बैठ गए। फज 1 घंटे से भी ज़्यादा बोलते रहे। इस दौरान उन्होंने एक जादूगर का नाम लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उसे चर्म पत्र पर लिखकर प्रधानमंत्री के उस हाथ में दे दिया जिसमें विस्की का गिलास नहीं था। जब आखिरकार फज चलने के लिए खड़े हुए तो प्रधानमंत्री भी उठकर खड़े हो गए। तो आपको लगता है कि उन्होंने अपने बाएं हाथ में रखे चर्म पत्र के नाम पर नज़र डालते हुए कहा, लॉर्ड वॉल तुम जानते हो कौन? फज ने गुर्राते हुए कहा, माफ़ करें, तो आपको लगता है कि तुम जानते हो कौन अब भी जिंदा है? फज ने अपना धारीदार चोगा ठुड्डी के नीचे बांधते हुए कहा, देखिए हमें वह अब तक नहीं मिला है, लेकिन डंबलडोर कहते हैं कि वह जिंदा है। मेरी राय में तो वह अब तब तक खतरनाक नहीं है जब तक कि उसके समर्थक उसके पास नहीं पहुंच जाते। इसलिए हमें ब्लैक के लिए इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है। तो आप वह चेतावनी दे देंगे, है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा प्रधानमंत्री, मुझे उम्मीद है कि अब हमें एक दूसरे से दोबारा नहीं मिलना पड़ेगा। गुड नाइट। लेकिन उन्हें दोबारा मिलना पड़ा था। कुछ महीने बाद ही परेशान हाल फज मंत्रालय कक्ष में हवा में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह जानकारी दी कि क्विडिच वर्ल्ड कप, या जाने कौन सा वर्ल्ड कप था, में थोड़ी सी उलझन आ गई थी और इसमें कई मगलू शामिल थे, लेकिन प्रधानमंत्री को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम जानते हो कौन का निशान दोबारा दिखा था, लेकिन इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। फज के हिसाब से यह घटना महत्वहीन थी और जैसा उन्होंने बताया, मगलू संपर्क कार्यालय मगलुओं की याददाश्त मिटाने के काम में जुटा हुआ था। फज एक बार फिर अंगीठी से बाहर निकले और इस बार उन्होंने यह खबर दी कि अज़्क़बान से कैदी सामूहिक रूप से फरार हो गए थे। सामूहिक रूप से फरार? प्रधानमंत्री ने भर्राई आवाज़ में दोहराया। चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, फज ने चिल्लाकर कहा, जब उनका एक पैर लपटों में जा चुका था। हम उन्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे, बस आपको खबर देनी थी। अखबार वाले और विरोधी चाहे जो कहें, प्रधानमंत्री मूर्ख नहीं थे। उन्हें अच्छी तरह एहसास था कि पहली मुलाकात में फज ने दोबारा न मिलने का जो आश्वासन दिया था, उसके बावजूद वे न सिर्फ एक दूसरे से बार बार मिल रहे थे, बल्कि हर मुलाकात में फज पहले से ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री जादू मंत्री, वैसे वे मन ही मन फज को हमेशा दूसरा मंत्री कहते थे, के बारे में सोचना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उन्हें यह डर लगा रहता था कि अगली बार फज कोई ज़्यादा गंभीर खबर लाएंगे। इसलिए चिंतित और परेशान फज को एक बार फिर अंगीठी से निकलते देखकर उन्हें लगा कि यह
उदासी भरे सप्ताह की सबसे बुरी घटना है। इससे भी ज़्यादा उलझन प्रधानमंत्री को इस बात से हुई कि फ़ज़ के हिसाब से प्रधानमंत्री को उनके आने का कारण मालूम होना चाहिए था। मुझे क्या पता कि जादूगर समुदाय में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री ने ताव में आते हुए कहा। मुझे देश चलाना है और आपके बिना भी मेरे पास इस वक्त बहुत सारी चिंताएं हैं। हमारी चिंताएं एक ही हैं, फ़ज़ उनकी बात बीच में काटते हुए बोले। ब्रॉकडेल पुल अपने आप नहीं टूटा था और वह दरअसल तूफान नहीं था। वे हत्याएं मगलुओं ने नहीं की थीं। हर्बर्ट कोरली का परिवार उसके बिना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। हम लोग इस वक्त उसे सेंट मंगोस जादुई रोग और दुर्घटना अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। यह काम आज रात को हो जाएगा। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया कि वे क्या कहें। आप क्या मुझे कुछ समझ में क्या? फ़ज़ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। प्रधानमंत्री, मुझे आपको यह बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि वह लौट आया है। तुम जानते हो कौन लौट आया है? लौट आया? आपका मतलब है कि वह जिंदा है? मेरा मतलब है। प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले की उस भयंकर बातचीत को याद करने की कोशिश की, जब फ़ज़ ने उन्हें बताया था कि तुम जानते हो कौन नाम के जादूगर ने हज़ारों गंभीर अपराध किए थे। उससे सभी डरते थे और वह 15 साल पहले रहस्यमय रूप से गायब हो गया था। हाँ, जिंदा है, फ़ज़ ने कहा। देखिए, मुझे लगता है अगर कोई मर न सके तो उसे ज़िंदा ही कहना होगा, है ना? मैं दरअसल इसे ठीक से नहीं समझ पाया हूँ और डंबलडोर सही तरीके से समझाने को तैयार नहीं है। लेकिन चाहे जो हो, अब उसके पास एक शरीर है, वो चल रहा है, बातचीत कर रहा है और हत्याएं कर रहा है। इसलिए हमारी इस बातचीत के संदर्भ में उसे जिंदा ही मानना होगा। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया कि इस पर वे क्या कहें। बहरहाल वे अपने सामने आने वाले किसी भी विषय पर जानकार दिखने की आदी थे, इसलिए उन्होंने फ़ज़ की पुरानी बातें याद करने की कोशिश की। क्या सीरियस ब्लैक भी तुम जानते हो कौन के साथ है? ब्लैक? ब्लैक? फ़ज़ ने विचलित होते हुए कहा और अपने हैट को अपनी उंगलियों में तेज़ी से घुमाया। आपका मतलब है सीरियस ब्लैक? बिल्कुल नहीं, ब्लैक मर चुका है। बाद में हमें पता चला कि हमें ब्लैक के बारे में गलतफहमी हो गई थी। वह बेगुनाह निकला और वह तुम जानते हो कौन के दल में भी नहीं था। उन्होंने रक्षात्मक ढंग से आगे कहा और अपने हैट को पहले से ज़्यादा तेज़ी से घुमाने लगे। हालांकि सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। हमारे पास 50 चश्मदीद गवाह थे। खैर, चाहे जो हो, जैसा मैंने कहा, वह मर चुका है। सच तो यह है कि उसकी हत्या हुई थी जादू मंत्रालय में। दरअसल इसकी जांच होने वाली है। प्रधानमंत्री को हैरानी हुई कि यह सुनकर उसके मन में फ़ज़ के प्रति करुणा का भाव आ गया था। बहरहाल फ़ौरन ही उन्हें इस बात पर घमंड होने लगा कि हालांकि वे अंगीठियों से प्रकट नहीं हो सकते थे, लेकिन उनके कार्यकाल में किसी सरकारी कार्यालय में हत्या नहीं हुई थी। कम से कम अब तक तो नहीं हुई। यह सोचते हुए प्रधानमंत्री ने अंधविश्वास के चलते धीरे से अपनी लकड़ी के डेस्क को छुआ। फ़ज़ ने आगे कहा, ब्लैक अब मर चुका है। प्रधानमंत्री, मुद्दे की बात यह है कि युद्ध शुरू हो चुका है और अब कदम उठाने ही पड़ेंगे। युद्ध? प्रधानमंत्री ने घबराहट में दोहराया। निश्चित रूप से यह कहना तो थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। फ़ज़ थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने लगे। तुम जानते हो कौन के साथ अब उसके समर्थक आ गए हैं जो जनवरी में अस्कबान से फरार हुए थे। अब वे अपना हैट इतनी तेज़ी से घुमाने लगे थे कि यह नींबू जैसे हरे झोंके की तरह दिख रहा था। जब से वे लोग खुलकर सामने आए हैं तब से लगातार कहर बरपा रहे हैं। ब्रॉकडेल पुल वाला काम उसी का था प्रधानमंत्री। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसके लिए पद नहीं छोड़ूंगा तो वो मगलुओं की सामूहिक हत्या करेगा। और प्रधानमंत्री ने आवेश में कहा, हे भगवान, तो यह आपकी गलती थी जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई, जबकि जंग लगे सामान तथा घिसे हुए खंभों जैसे आरोपों का जवाब मुझे देना पड़ रहा है। मेरी गलती? फ़ज़ ने आवेश में आते हुए कहा। आप यह कह रहे हैं कि आप ऐसे ब्लैकमेल के सामने झुक जाते? शायद नहीं, प्रधानमंत्री ने खड़े होते हुए और कमरे में टहलते हुए कहा, लेकिन ब्लैकमेलर ऐसी तबाही मचा पाता, इससे पहले मैं उसे पकड़ने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देता। फ़ज़ तैश में आते हुए बोले, क्या आपको लगता है कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की होगी? मंत्रालय का हर उसे और उसके समर्थकों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और अब भी कर रहा है। लेकिन हम दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर के बारे में बात कर रहे हैं जो 3 दशकों से पकड़ में नहीं आया। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मंत्रालय का मनोबल काफ़ी कम है, फ़ज़ ने कहा, और अमेलिया बोन्स के मरने का अफसोस भी है। किसके मरने का? अमेलिया बोन्स के मरने का। जादुई कानून पालन विभाग की प्रमुख। हमें लगता है कि तुम जानते हो कौन ने
उनकी हत्या खुद की होगी, क्योंकि वे बहुत अच्छी जादूगरनी थी और सारे सबूत बताते हैं कि उन्होंने जमकर संघर्ष किया था। फज़ ने अपना गला साफ किया और ऐसे लगा जैसे अपना हेड घुमाना बंद करने के लिए उन्हें काफ़ी कोशिश करनी पड़ी थी। लेकिन उस हत्या की खबर तो अखबारों में छपी थी। प्रधानमंत्री का गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था। हमारे अखबारों में अमेलिया बोन्स, खबरों में तो लिखा था कि वे एक अधेड़ महिला थी जो अकेली रहती थी, या नृशंस हत्या थी, है ना? इससे काफ़ी सनसनी फैली थी। पुलिस हैरान है। फज़ ने आह भरते हुए कहा, हाँ जाहिर है पुलिस तो हैरान ही होंगे। जिस कमरे में हत्या हुई थी वह अंदर से बंद था। हालांकि हम जानते हैं कि यह हत्या किसने की है, लेकिन हम हत्यारे को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा एमिलिन वेंस भी थी, लेकिन शायद आपने उसके बारे में नहीं सुना होगा। ओह हाँ, मैंने सुना है, प्रधानमंत्री ने कहा। सच तो यह है कि वह वारदात यहीं पास में हुई थी। अखबार वालों ने इसे जमकर उछाला था। प्रधानमंत्री के पड़ोस में कानून व्यवस्था से खिलवाड़। फज़ ने प्रधानमंत्री की बात को अनसुना करते हुए कहा, जैसे इतना सब ही काफ़ी नहीं था। हमें पता चला है कि अब तो दमपेशाज भी चारों तरफ घूम रहे हैं और हर जगह हम लोगों पर हमला कर रहे हैं। पहले शायद यह वाक्य प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता, लेकिन अब वे ज़्यादा समझदार हो चुके थे। उन्होंने सावधानी से कहा, मुझे लगता था कि दमपेशाज अज़्काबान में कैदियों की पहरेदारी करते थे। फज़ ने थके अंदाज में कहा, लेकिन अब नहीं करते। उन्होंने जेल की पहरेदारी छोड़ दी है और जाकर तुम जानते हो कौन के दल में शामिल हो गए हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि यह बहुत बड़ा झटका था, प्रधानमंत्री ने दहशत भरी आवाज़ में कहा। लेकिन कहीं आप यह तो नहीं कहना चाहते हैं कि ये प्राणी ही लोगों की आशाओं और खुशियों को छीन रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा, और वे बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण इतना धुंध भरा माहौल है। प्रधानमंत्री के घुटने जवाब दे गए और वे अपने करीब वाली कुर्सी पर बैठ गए। यह सोच सोच कर ही उन्हें चक्कर आ रहे थे कि अदृश्य प्राणी शहरों और देहातों में उड़ रहे थे तथा उनके मतदाताओं में निराशा फैला रहे थे। देखिए फज़, आपको कुछ करना होगा। जादू मंत्री होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री, क्या आपको लगता है कि इतने सारे झमेले के बाद भी मैं जादू मंत्री बना रहूँगा? मुझे 3 दिन पहले हटा दिया गया है। पूरा जादूगर समुदाय एक पखवाड़े से चिल्ला चिल्ला कर मेरे इस्तीफे की मांग कर रहा था। मैंने अपने पूरे कार्यालय में उन्हें कभी इतना एकजुट नहीं देखा था। फज़ ने मुस्कुराने की बहादुरी भरी कोशिश करते हुए कहा। प्रधानमंत्री कुछ पल के लिए अवाक रह गए। अपनी हालत पर वे नाराज़ थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपने सामने बैठे निराश व्यक्ति के लिए सहानुभूति महसूस हुई। उन्होंने आखिरकार कहा, मुझे बहुत अफसोस है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? मदद के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री, लेकिन आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे आज रात को आपके पास सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि मैं आपको ताज़ा स्थिति की पूरी जानकारी दे दूं और अपने उत्तराधिकारी से आपका परिचय करवा दूं। मेरे ख्याल से अब तक उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर है इस वक्त वे बहुत व्यस्त हैं क्योंकि इतना कुछ हो रहा है। फज़ ने मुड़कर बदसूरत नाटे आदमी की तरफ देखा जो लंबे घुंघराले बालों की विग पहने था और एक कलम की नोक से अपने कान साफ कर रहा था। फज़ की निगाह पड़ते ही उसने कहा, वे आने वाले हैं। इस समय वे डंबलडोर को चिट्ठी लिख रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, फज़ ने कहा और पहली बार उनकी आवाज़ में कटुता का पुट था। मैं पिछले 15 दिन से हर दिन डंबलडोर को 2 चिट्ठियाँ लिख रहा था, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। अगर वे उस लड़के को राज़ी कर लेते तो मैं अब भी जादू मंत्री होता। खैर, शायद स्क्रिमग्योर मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत साबित हूँ। दुखी फज़ खामोश हो गए। बहरहाल लगभग तत्काल ही तस्वीर ने खामोशी तोड़ दी। तस्वीर वाले जादूगर ने अचानक सख्त आधिकारिक लहजे में कहा, मगलुओं के प्रधानमंत्री के लिए संदेश, मुलाकात का आग्रह, अत्यावश्यक। फ़ौरन जवाब दें, र्यूफस स्क्रिमग्योर, जादू मंत्री। हाँ हाँ, अच्छा, प्रधानमंत्री ने बेध्यानी में कहा और अभी वे पलटे ही थे कि अंगीठी की लपटें एक बार फिर हरी हो गईं और कुछ ही पल बाद शानदार गलीचे पर दूसरा घूमता हुआ जादूगर प्रकट हो गया। फज़ उठकर खड़े हो गए। एक पल झिझकने के बाद प्रधानमंत्री भी खड़े हो गए। नया आंगतुक सीधा खड़ा हुआ और अपने लंबे काले दुशालों पर लगी राख को साफ करके चारों तरफ देखने लगा। प्रधानमंत्री के मन में पहले तो यह मूर्खतापूर्ण विचार आया कि र्यूफस स्क्रिमग्योर बूढ़े शेर हैं। उनके हल्के नारंगी बालों और घनी भौं में सफ़ेद लकीरें थीं। उनकी आंखें पीली थीं जिन पर तार के फ्रेम वाला चश्मा था। हालांकि वे थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन उनकी चाल में एक शाही अंदाज झलकता था।
उन्हें देखकर लगता था कि वे चालाक और सख्त होंगे। प्रधानमंत्री को समझ में आ गया था कि संकट की इस घड़ी में जादूगर समुदाय ने फज की जगह स्क्रिमग्योर को क्यों चुना था। आप कैसे हैं? प्रधानमंत्री ने विनम्रता से कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्क्रिमग्योर ने बहुत ही कम देर हाथ मिलाया, कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फिर दुशाले में से छड़ी बाहर निकाल ली। उन्होंने पूछा, फज ने आपको सब कुछ बता दिया? फिर वे दरवाजे तक चलकर गए और अपनी छड़ी से की होल को ठोका। प्रधानमंत्री को लॉक लगने की आवाज़ सुनाई दी। और देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं लॉक को खुला रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई बीच में बाधा डाले। स्क्रिमग्योर ने कहा, ना ही देखे। उन्होंने आगे कहा, जब उन्होंने अपनी छड़ी से खिड़कियों की तरफ इशारा करके पर्दे बंद कर दिए, अब ठीक है। अच्छा, इस समय मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, इसलिए हम सीधे काम की बात पर आते हैं। सबसे पहले तो हमें आपकी सुरक्षा के बारे में बातचीत करनी होगी। प्रधानमंत्री अपनी पूरी ऊंचाई तक तन कर खड़े हुए और बोले, धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हम नहीं हैं, स्क्रिमग्योर ने बात काटते हुए कहा। यह मगलुओं के लिए बहुत बुरा होगा अगर उनका प्रधानमंत्री सम्मोहन शाप के वशीभूत होकर काम करने लगे। आपके बाहरी ऑफिस में जो नया सेक्रेटरी आया है, प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से कहा, आप चाहे जो कहें, मैं किंग्सले शैकलबोल्ट को कभी नहीं निकालूंगा। वह बहुत कार्यकुशल है। वह बाकी लोगों से 2 गुना काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जादूगर है, स्क्रिमग्योर ने बिना मुस्कुराए कहा। वह बहुत प्रशिक्षित ऑरर है जिसे आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ज़रा ठहरें, आप अपने लोगों को मेरे ऑफिस में नियुक्त नहीं कर सकते। देखिए, मेरे यहाँ कौन काम करेगा फैसला मैं ही करूँगा। स्क्रिमग्योर ने ठंडे स्वर में कहा, अभी तो आप कह रहे थे कि आप शैकलबोल्ट के काम से खुश हैं। मैं खुश हूँ, मेरा मतलब है मैं खुश था। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? स्क्रिमग्योर ने कहा, मैं ठीक है, जब तक शैकलबोल्ट का काम उत्कृष्ट रहता है। प्रधानमंत्री ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे स्क्रिमग्योर ने उनकी बात सुनी ही नहीं थी। अब आपके कनिष्ठ मंत्री हर्बर्ट कोरली के बारे में, उन्होंने आगे कहा, जो बत्तख की नकल करके जनता का मनोरंजन कर रहा था, उसके बारे में क्या? प्रधानमंत्री ने पूछा। स्क्रिमग्योर बोले, स्पष्ट रूप से उसके ऊपर गलत तरीके से सम्मोहन शाप किया गया था। इससे उसका दिमाग घूम गया है और वह लोगों के लिए खतरा बन चुका है। वह सिर्फ बत्तख जैसी आवाज़ ही तो निकाल रहा है। प्रधानमंत्री ने कमज़ोर स्वर में कहा, निश्चित रूप से थोड़े और आराम से, शायद पीना कम करने से। स्क्रिमग्योर ने कहा, सेंट मंगोस जादुई रोग और दुर्घटना अस्पताल के उपचारकों का एक दल इस वक्त उसकी जांच कर रहा है। अब तक वह 3 उपचारकों का गला घोटने की कोशिश कर चुका है। मुझे लगता है सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम उसे कुछ समय के लिए मगलुओं के बीच से हटा लें। अच्छा, वो ठीक तो हो जाएगा ना? प्रधानमंत्री ने चिंता के साथ पूछा। स्क्रिमग्योर कंधे उचकाकर अंगीठी की तरफ बढ़ने लगे। देखिए, मुझे आपसे बस इतना ही कहना था प्रधानमंत्री। मैं आपको आगे की घटनाओं के बारे में बताता रहूँगा, या अगर व्यस्तता के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाया तो फज को भेज दूँगा। फज सलाहकार बनने के लिए राज़ी हो गए हैं। फज ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। वे इस तरह दिख रहे थे जैसे उनके दांतों में दर्द हो। स्क्रिमग्योर अपनी जेब में उस रहस्यमय पाउडर की तलाश कर रहे थे जिससे आग हरी हो जाती थी। प्रधानमंत्री ने एक पल के लिए दोनों जादूगरों को निराशा से घूरा। फिर पूरी मुलाकात में वे जिन शब्दों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, वे उनके मुंह से निकल पड़े। लेकिन सुनिए, आप जादूगर हैं, आप जादू कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप हर चीज़ ठीक कर सकते हैं। स्क्रिमग्योर धीरे से मुड़े और उन्होंने हैरानी से फज की तरफ देखा, जो आखिरकार मुस्कुराने में कामयाब हो गए और धीरे से बोले, दिक्कत यह है प्रधानमंत्री, कि सामने वाले भी जादू कर सकते हैं। इतना कहने के बाद दोनों जादूगर एक एक करके हरी आग में चले गए और ओझल हो गए।